नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर फिनेंशियल मैनेजमेंट के एक असाइनमेंट के ऊपर, जो कि है हमारा मार्केटिंग ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज का असाइनमेंट। दोस्तों, ये दिसंबर साइकिल का असाइनमेंट है। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूँ, उसके बाद फिर आपके असाइनमेंट के गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मेरा नाम है मयंक, मैं हूँ मयंक स्टडी पॉइंट का CEO और मैं आपको मदद करूँगा आपके असाइनमेंट को क्लियर करने में बाय वीडियो। ये पूरा का पूरा वीडियो एकदम फ्री लेक्चर है। यहाँ पे मैं आपको पेज रेफरेंसेस बताऊंगा, आपको सोर्सेज बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम, अपने असाइनमेंट्स को ज़्यादा इजीली तरीके से कंप्लीट कर पाओ और आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे, काफ़ी रिक्वेस्ट देखे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, कि आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को वीडियो की ज़रूरत है। और इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और साथ ही मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कुछ काम की वजह से, जैसे कि आप सभी को पता है, जो मेरे बहुत चहेते फ्रेंड्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मेरे बारे में पता है कि मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी है, तो जिस कारण से मुझको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हालांकि आपका सारा डिटेल, आपका जो भी वीडियो का जो भी सब्जेक्ट का डिटेल है, पेज रेफरेंस है, वो मेरा नोट डाउन किया हुआ है। बस मुझको वीडियो बनाने के लिए टाइम लेना पड़ता है। अभी भी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सुबह के 4:30 बजे बना रहा हूँ और आपके पास सुबह के 10 बजे आज ही के आज पहुँच जाएगी। तो मुझको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। लेकिन अब उन्हीं बिजी स्केड्यूल से आपको निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और धीरे धीरे आपको आपके रेफरेंसेस बताना स्टार्ट करूँगा। तो ये एक समय के बाद एक सबसे पहला वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ से हम लोग अपना शुरू करते हैं असाइनमेंट के बारे में। तो अब असाइनमेंट का कुछ गाइडलाइन समझ लेते हैं कि असाइनमेंट बनाने का क्या क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग बनाए ताकि हम लोग कॉपी केस ना आए और हम लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो सबसे पहले कि आपको कॉपी केस अवॉइड करना होगा, मतलब कि कॉपी पेस्ट अवॉइड करना होगा। आप कहीं भी एक्सटर्नल सोर्सेज के से जो डेटा ले रहे हो, चाहे आप गूगल से ले रहे हो या किसी बुक से ले रहे हो, तो वो आपको हूबहू कॉपी करके नहीं लिखना होगा या फिर कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना होगा। आपको उसमें चेंजेस करके लिखने पड़ेंगे। दूसरा कि आपको अपना कंटेंट जो है बिल्कुल ही यूनिक बनाना पड़ेगा और यूनिक बनाने के लिए आप अपना कंटेंट किसी को शेयर भी मत कीजिए, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। कीप योर वर्क प्राइवेट। आपको अपना सारा असाइनमेंट अपने पास ही रखना है, अपने तक ही रखना है, दूसरे को शेयर नहीं करना है। अगर आप किसी को शेयर करते हो और जाने अनजाने में उसने कोई लाइन कॉपी कर लिया और उसमें वो चेंजेस नहीं कर सका, तो आपको भी कॉपी आएगा और उन्हें भी कॉपी आएगा। दूसरा कि आपको जो वर्ड लिमिट दिया हुआ है, उस वर्ड लिमिट के आसपास में ही आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करने हैं। ना उससे ज़्यादा कम लिखना है, ना उससे ज़्यादा लिखना है। आपको उसके आसपास के वर्ड लिमिट में लिखने हैं। जैसे कि अगर 1000 वर्ड लिमिट है, तो आप लोग वहाँ पे 900 वर्ड लिखिए मिनिमम और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखिए, लेकिन इससे ज़्यादा मत लिखिए। और वहीं पे अगर हम लोग 500 की बात करें, तो 500 के लिए आप लोग 450 वर्ड्स मिनिमम लिखिए और 550 वर्ड्स मैक्सिमम लिखिए, इससे ज़्यादा मत लिखिए। और काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग जो भी आंसर्स लिख रहे हैं, कहीं से भी लिख रहे हैं, उस जगह का लिंक शेयर कर दे रहे हैं या फिर उस जगह का रेफरेंस शेयर कर दे रहे हैं। तो वो असाइनमेंट में शेयर मत कीजिए, ये सही नहीं है। आप अगर असाइनमेंट में किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हैं अपने असाइनमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो पिक्चर आप नॉन कॉपीराइट पिक्चर्स यूज़ कीजिए। डायग्राम भी आप अगर खुद से बना ले रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, वरना डायग्राम यूज़ या फिर पिक्चर का यूज़ मत कीजिए। डायग्राम खुद से बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको उसमें भी कॉपी केस मिल जाएगा। आप लोग को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फ़ॉन्ट के लिए, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन, तो उनका ही फॉलो कीजिए, जिनका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। इससे ज़्यादा मत कीजिए, आप उसे अच्छे से डेकोरेट कीजिए। अब बात करते हैं किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखे, प्रेजेंट करें, ताकि हम लोग उसमें अच्छा स्कोर कर सकें और वो देखने में अच्छा लगे। तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए असाइनमेंट लिखने के, वो सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। दूसरा कि आपको एक आंसर पैटर्न में लिखना होगा, जहाँ पे आंसर पैटर्न आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का होगा। इसके अलावा जहाँ पे आप लोग को थ्योरी आ रहा है या फिर न्यूमेरिकल आ रहा है, तो न्यूमेरिकल में बॉडी एंड कॉन्सेप्ट की जगह आप कैलकुलेशंस लिख सकते हो। वहाँ पे इस तरीके से आप अगर आंसर पैटर्न को यूज़ करते हो, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा प्रेजेंट आपका आंसर देगा। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस थे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, दोस्तों, ये मार्केटिंग ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज का है। तो इसके अंदर जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये सवाल है, ये थोड़ा सा इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने पढ़ा है, वो बेसिकली एक केस स्टडी है, जो आपको आपके बुक से तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो आप अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करें और वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है, तो आप वहाँ से अपने आंसर्स को लिख सकते हो।
जैसे कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, डेवलप अ पब्लिक रिलेशंस कैंपेन फॉर सेबी टू एजुकेट रिटेल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। दोस्तों यहाँ पे सेबी को एक स्टॉक एक्सचेंज के नाम से समझते हैं। एक इजी टर्म में अगर समझे तो सेबी एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट के बारे में अपने रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि हम आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप लोग जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टॉक पे या फिर फ्यूचर्स पे ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस सेगमेंट के बारे में आपको बताना है। सेबी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहता है जो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को वो सिखाएगा कि अपने रिस्क जो इन्वॉल्व हो रहे फ्यूचर्स और ऑप्शन के अंदर उसको किस तरीके से हम लोग समझें और उसे किस तरीके से सीखें। तो ये चीज़ करने के लिए सेबी ने एक पब्लिक रिलेशन कैंपेन चलाने का सोचा है, डेवलप करने का सोचा है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें बतानी कि कौन कौन से कैंपेन का यूज़ करके सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स को एक रिस्क इन्वॉल्व ट्रेडिंग के बारे में बता सकता है, समझा सकता है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, उसके क्या क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन में आपको फ्यूचर्स के बारे में और ऑप्शंस के बारे में बताना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और अच्छी नॉलेज हो सकती है। अच्छी नहीं तो कम से कम बेसिक्स नॉलेज आप रखिए कि सेबी में फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टॉक्स कितने तरीके होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के, हेजिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में, स्टॉक मार्केट के हर एक बेसिक डिटेल्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में बताइए, उसके सेगमेंट के बारे में बताइए, फिर बताइए बॉडी एंड कॉन्सेप्ट में कि सेबी किस तरीके से कौन कौन से कैंपेन स्टार्ट करेगा, किस कैंपेन में वो क्या सिखाने वाला है, कौन कौन से सेगमेंट के बारे में बताने वाला, और फाइनल में जाके आप अपना कंक्लूजन बता दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पेज रेफरेंस में भी यही चीज़ बताया कि आपका बुक में कोई भी पेज रेफरेंस नहीं है, आपको सीधा सीधा गूगल में या फिर कहीं दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज से आप जहाँ से डेटा निकाल सकते हो वहाँ से ये डेटा को आपको अपने वर्ड में लिखकर बताना है कि आप किस तरीके का कैंपेन सेबी को रिकमेंड करोगे पब्लिक रिलेशंस के लिए, ताकि वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सिखा सके रिस्क जो इन्वॉल्व हो रहा है फ्यूचर और इंडेक्स सेगमेंट के अंदर में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या है, योर क्लाइंट यानी कि आपका क्लाइंट मिस्टर अशोक पंडित हैज़ अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। आपका जो क्लाइंट है उसका एक प्रोफाइल है वो जो कि मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है। एक्सप्लेन द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आपको इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स बताने हैं कि आप क्यों म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं आप लोगों में से अगर कोई स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में कहीं इन्वेस्ट करता है तो आप लोग क्यों करते हो, आपने क्या बेनिफिट्स देखा है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट आप कर रहे हो। दैट पीरियडिकली रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियो बिटवीन इक्विटी एंड डेप्ट, और जहाँ पे आपको उनका रीबैलेंस भी बताना, जो पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी और डेप्ट के बीच में जो रीबैलेंस होता है उसके बारे में भी बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है, तो आप अपना बेसिक्स भी उसमें क्लियर कीजिए, तब जाके आप इन सभी का आंसर दे पाओगे। वरना आप अगर पढ़ भी रहे हो तो ये समझ में नहीं आएगा कि म्यूचुअल फंड्स में हम लोग क्या बेनिफिट्स बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी ज़रूरी, क्योंकि आप अब MBA स्टूडेंट्स हो तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आप जब जॉब में बैठोगे तो यहाँ पे जॉब में आपसे इन सब से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आपके पास कोई भी पेज रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आपको सीधा सीधा आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाना है, वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले बताना है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स बताना है कि हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, और उसके बाद रीबैलेंस देयर जहाँ पे इक्विटी और डेप्ट का रीबैलेंस के बारे में बताना है कि उन दोनों का पोर्टफोलियो में रीबैलेंस किस तरीके से होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको बताकर कंक्लूड करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3B मिलता है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं और उसके ऊपर एक सीन पैसेज रहता है जिसको हम लोग को पढ़कर ये समझना होता है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर वो ये है कि एज अ फाइनेंशियल प्लानर, यानी कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर है, यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय अनुज। आपको किसी ने या फिर अनुज ने कुछ अप्रोच किया, कुछ पूछा है। अ 35-year-old मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जिनका सालाना इनकम 15 लाख रुपए है, जो 35 साल की उम्र का है, और उनका वाइफ जो है नेहा, जो 32 साल की है और वो एक होम मेकर है। दे हैव अ 4-year-old डॉटर नेम्ड रिया।
उसकी उनके एक बेटी है, जो 4 साल की है। अनुज एंड नेहा सीक योर एक्सपर्टीज इन मेकिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन। अनुज और नेहा जो है आपसे आपके एक्सपर्टीज से ये जानना चाहते हैं कि कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फील फ्री टू मेक एनी नेसेसरी एजम्पशन टू डेवलप योर रिकमेंडेशन। यहाँ पे अब आपके अंदर ये चीज़ बोला गया असाइनमेंट के अंदर कि आप फ्री हो, आप कुछ भी रिकमेंड करो, लेकिन उससे रिलेटेड एज्यूम करके आप रिकमेंड करो। मेरा कहना यह है कि आप अगर कोई क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो तो उस क्वेश्चन से वो मैच हो, कि आप अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप सोच रहे हो कि आपके पास, आपकी समझ लीजिए कि अनुज और नेहा की जगह आप हो और आपको अपने किसी मेंबर के लिए पैसे इकट्ठे करने, कलेक्ट करने हैं, तो आप ऐसे कौन कौन से चीज़ों का डिसीजन लोगे, फिनेंशियल डिसीजंस लोगे जो उसके फ्यूचर में हेल्प करे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि अनुज एंड नेहा सीक योर असिस्टेंस टू प्लान फॉर देयर डॉटर रियाज हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे नेहा और अनुज का ये कहना है कि वो प्लान इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रिया का वो हायर एजुकेशन में वो काम है, जो आज के टाइम पे एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो वो एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए वो फिनेंशियल डिसीजंस लेना चाहती है, फिनेंशियल प्लान बनाना चाहती है। दे वॉन्ट टू इंश्योर दे आर फिनेंशियल प्रिपेयर फॉर हर फ्यूचर एजुकेशनल नीड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनने जो उसकी डॉटर है रिया, उसके फ्यूचर एजुकेशनल प्लान के लिए वो, ताकि अच्छे से वो प्रिपेयर रहे, ताकि जो भी खर्च आए, जो भी एक्सपेंसेस आए उसकी पढ़ाई में, वो उनको बियर कर पाए, तो वो अभी से तैयार होना चाहते हैं। तो व्हाट एडवाइस और स्ट्रैटेजीज वुड यू रिकमेंड टू हेल्प देम सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली फॉर रियाज हायर एजुकेशन। तो आप एज अ फाइनेंशियल प्लानर क्या स्ट्रैटेजी और क्या रिकमेंड करोगे ताकि वो लोग को हेल्प मिले, इन्वेस्टमेंट एक सही तरीके से और सेविंग एक सही तरीके से वो कर सके रिया के हायर एजुकेशन के लिए। तो इसका पेज रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है। हालांकि ये पेज रेफरेंस से आपको बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 76 मैंने ई बुक का यहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर 76, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। 76 पेज नंबर, यहाँ पे दोस्तों मैंने पीडीएफ के अंदर ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। ई बुक हमारा 76 में आता है और हार्ड बुक हमारा 69 में आता है, जहाँ पे 5.2.2 के अंदर आपको रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल प्लानर क्या क्या सोचता है, उसका रोल क्या होता है, ये चीज़ बताया गया, जहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। उसके नीचे आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग, ये डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स को आप सजेस्ट करोगे उनके केसेस, सिचुएशंस को लेके उसके बारे में बताया गया कि आप इसके बारे में बता सकते हो, इस चीज़ का सजेशन दे सकती हो। याद रखिए आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया कि आपको सही बताना है, मतलब कि सही तो बताना है लेकिन आप उससे रिलेटेड चीज़ें रिकमेंड कर सकते हो, इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, कुछ भी, लेकिन जो उसके रिया के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ सोच के आप रिकमेंड कीजिएगा। कि ऐसा मत कीजिएगा कि एजुकेशन के लिए है तो यहाँ पे आपको फील फ्री बोला गया है कि आप कुछ भी रिकमेंड करो तो आप कुछ भी कर दे रहे हो, ऐसा नहीं। अगर कुछ भी करोगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, उससे मिलता जुलता आप कुछ आंसर्स को रिकमेंड कीजिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, लेकिन आप लोग को इसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेस में जाना होगा, जहाँ पे आपको इसके बारे में एक डिटेल ओवरव्यू मिलेगा और उसे पढ़कर आप उसे अपने वर्ड में लिखिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A जो है सॉल्व हो गया। वहीं 3B की अगर बात करें तो 3B में आपसे ये पूछा गया कि अनुज एम्स टू रिटायर बाय द एज ऑफ 60। अनुज ये सोच रहा है कि वो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेगा। डिज़ाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर हिम। अब आपको उनके लिए भी एक रिटायरमेंट प्लान भी प्रिपेयर करना होगा ताकि वो 60 साल के बाद अपना एक सही तरीके से जीवन बिता सके। तो रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रिटायरमेंट का किस तरीके से काम होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ भी मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। ई बुक के लिए हम लोग पेज नंबर 80 में चलते हैं। तो 80 पेज नंबर में हम लोग को रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया गया जो 5.5 के अंदर है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आप इसे पढ़िएगा, ये पढ़ने के बाद इसे आपको अपने वर्ड में लिखना है। इसे पढ़िए, समझिए कि इसके अंदर क्या बताया गया, रिटायरमेंट प्लानिंग के क्या क्या फिगर्स है, उसको क्या क्या गाइडलाइंस है, इन सभी के बारे में पढ़िए। पढ़कर इसे आप जब समझ में आ जाएगा तो आपको उन पॉइंट्स के बारे में भी बताना है। छोटा छोटा करके आप वो पॉइंट्स बताइए ताकि आपको वो आंसर कंप्लीट करने में
मदद मिले, 500 वर्ड कवर करने में आपको मदद मिले। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको सभी अपने आंसर्स को लिखने हैं, जो भी मैंने गाइडलाइन में बताया उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर्स को लिखने हैं। और आप, मुझे यकीन है कि आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है और आप इससे अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।